जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू काउंटर चाइनीज़ एग्रेशन। चाइनीज़ एग्रेशन को हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, हम ऐसा क्या मेजर्स लें ताकि हमारे इंडियन साइड का एज काफ़ी आगे रहे। तो इसी को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री एंगल से हो। तो हमारा पहला पॉइंट जैसा कि दिख रहा है आपको डिप्लोमेटिक है, तो डिप्लोमेटिक में हम बात करेंगे कि जिस तरह से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इंडिया को इनसर्किल करने के लिए, तो हमारे पास भी एक स्ट्रेटजी है। जब से मोदी गवर्नमेंट 1.0 2014 में आई थी, तो उसने भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जगह नेकलेस ऑफ डायमंड की स्टार्ट की। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, उसी तरह से इंडिया को पूरी तरह से इनकाउंटर कर लेना इंडियन ओशियन में। इसीलिए चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को, उसके बाद पाकिस्तान के ग्वादर, फिर से बांग्लादेश, और अभी नए नए में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। और बात करें अफ्रीका में, तो जिबूती में भी उसने अपना नेवल बेस बना रखा है। तो जिस तरह से इंडिया को इनसर्किल किया जा रहा है इंडियन ओशियन में, तो भारत ने भी उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनाई है, नेकलेस ऑफ डायमंड। और आपको अच्छी तरह से तभी समझ में आएगा, इस मैप को अच्छे से देखना है। आपको यहाँ पे मंगोलिया दिख रहा होगा सबसे नॉर्थ में। चाइना और मंगोलिया का रिलेशन को भी समझना पड़ेगा, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छी नहीं है। ईस्ट की तरफ आते हो तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही क्लोज पार्टनर है जापान, क्वाड का मेंबर है। वैसे मैं जल्दी से बता दूँ, क्वाड इज़ ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। उसके बाद हम आसियान में आते हैं तो वियतनाम, और यहाँ पे आप कंट्री दिख रहा होगा फिलीपींस और ताइवान। इन सभी के साथ साउथ चाइना सी में चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर हम इंडियन ओशन में बात करें, तो जिस तरह से चाइना ने एग्रेसिवली यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट को हासिल कर लिया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मॉरिशस के क्लोज एक कंट्री है सेशल्स, वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे। इसके बाद ओमान से हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है। तो आपको कमेंट करके बताना है इंडिया और ओमान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम कमेंट करके बताना है। और ईरान में चाबहार पोर्ट, बहुत सारे सैंक्शन होने के बावजूद भी ईरान के ऊपर हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए हमने उनसे परमिट ले लिया है। ऊपर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ भी हमारा बहुत ही क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रखे हैं। तो अफगानिस्तान को यहाँ पे कोई भी सेंध नहीं लगा सकता। तो अगला हमारा डिप्लोमेटिक स्टेप क्या हो सकता है, जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 में पावर पे आई, तो उसने लुक इस पॉलिसी को एक्ट इस पॉलिसी में इसलिए बदला ताकि हमारा आसियान के साथ अच्छा रिलेशन हो पाए। और आसियान का ग्रोथ रेट साउथ एशिया में काफ़ी तेज़ है, खासकर उसमें वियतनाम ने जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर ली है, तो उससे एक संकेत मिल रहा है कि इंडिया और वियतनाम का टाई अप और भी स्ट्रांग हो सकता है। और आसियान के बारे में आप जान लो, 10 कंट्री का एसोसिएशन है, जो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। अगला डिप्लोमेटिक स्टेप क्या हो सकता है, हमें छोटे छोटे कंट्री और रीजन को सपोर्ट करना होगा, जैसे कि हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस के साथ उनका साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चला है, और तिब्बत जैसे कंट्री। वियतनाम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे मिलिट्री एंगल में। तो इन सभी रीजन को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे अभी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सपोर्ट किस तरह से इंडिया कर सकते हैं, इनके डेलीगेशन को इंडिया बुलाना पड़ेगा। जितने ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और MIT, इन सभी में डेलीगेशन को भेजना पड़ेगा, फंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम चाइना को एक सबक सिखा सकें। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक। किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्राइक, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट को लगता है कि इंडिया शायद यहीं पे कमज़ोर पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना के इकोनॉमी को ध्यान से देखोगे तो हम ज़रूर, बेशक उनसे हम ट्रेड डेफिसिट सफ़र कर रहे हैं, और दोनों का ट्रेड वॉल्यूम कितना है, अप्रॉक्स 93 बिलियन US डॉलर, और जिसमें हम 57 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ कम बनाते हैं, तभी तो बाहर से मंगाते हैं। तो देखो, दोनों कंट्री के अब GDP को ध्यान से देखो तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उनके GDP में 40% कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूडिंग इंडस्ट्री भी है, माइनिंग भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज भी है, उन सभी को मिलाकर 29% है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकेले निकाल दो तो 20% से भी कम आ जाएगा। तो यहीं पे डिफरेंसेस आ जा रहे हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी काफ़ी वीक है। अब इसे हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अभी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर योजना शुरुआत की, तो इसी टाइप की इनिशिएटिव की अभी आवश्यकता है, और इसी से चाइना काफ़ी ज़्यादा बिलबिलाया हुआ है। तो अगला हमारा पॉइंट है मिलिट्री स्ट्राइक।
मिलिट्री स्ट्राइक को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफ़ी अंतर है। उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कभी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ समझने की भूल मत करना, और दोनों में काफ़ी अंतर है। चाइना भले ही इकोनॉमिकली हमसे काफ़ी आगे है, पर मिलिटरीली वो काफ़ी पीछे है। इसका मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगा। तो हम किस तरह से अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ और भी बूस्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्थ में इंडियन आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पहले हम आर्मी से स्टार्ट करते हैं, फिर भी कहीं भी कमजोरी दिख रही है उसे और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जिस तरह से हमारे माउंटेन स्ट्राइक रेजिमेंट है, जिस तरह से लद्दाख स्काउट है, सिक्किम स्काउट, अरुणाचल स्काउट, इन्हें हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है। कर लेते हैं तो डेफिनेटली चाइना हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अगला पॉइंट है कि इंडियन नेवी जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली इन इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में भी मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए कि अगर हम निकोबार आइलैंड से साउथ जाएंगे तो वहाँ पे इंडोनेशिया के पास एक छोटी सी स्ट्रेट है जहाँ चाइना की मोर देन 50% ऑफ ट्रेड वहीं से पास करती है, और वहाँ पर हम इजीली उसे हम चोक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए अपने फ्रेंडली एलाइज का, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत हम डेटा शेयरिंग और नेवल बेसिस एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, और इससे दोनों कंट्री का डोमिनियंस इंडो पैसिफिक रीजन में और ही स्ट्रांग हो सकता है। मिलिट्री स्ट्राइक में एक बहुत बड़ा हम रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अगर वियतनाम एक साउथ एशियन आसियान का मेंबर है, अगला मिलिट्री रोल हम प्ले कर सकते हैं वियतनाम को। वियतनाम आसियान का मेंबर्स है, और इसीलिए मैंने इसे बचा कर रखा था लास्ट के लिए। वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम ने लंबे समय से इसमें इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने उन्हें डिलीवर नहीं किया। अगर वियतनाम इकोनॉमिक एंगल से यहाँ पीछे हट रहा है तो हम उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में या बहुत ही कम इंटरेस्ट में उन्हें हम डिलीवर कर सकते हैं, ताकि हम अगर चाहते हैं कि हमारे एलाइज का स्ट्रॉन्ग हैंड रहे, अपर हैंड रहे, खासकर साउथ चाइना सी में, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का बॉर्डर डायरेक्टली चाइना से लगता है, तिब्बत से लगता है। तो इन सभी एरियाज़ का, खासकर बॉर्डर एरियाज़ का रोड कंस्ट्रक्शन, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं करने ज़रूरी हैं, और इंडिया ने ये स्टेप बिल्कुल सही समय पर उठा लिया है, ताकि अभी जो गलवान वैली में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसी का नतीजा है। और इससे भी साबित होता है कि इंडिया बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, कम से कम लास्ट पॉइंट में तो जा ही रहा है। अगर इन सभी पॉइंट को हम कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं, लास्ट में फिर से बोलूँगा कि इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं चाइना से ज़्यादा है। मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं करूँगा दोनों देशों की कितने पावर्स हैं, रैंकिंग कितने हैं, कितने उनके पास टैंक्स है, कितने आर्मर्ड है, मैं इसका भी डिस्कस नहीं करूँगा। फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये स्टेप इंडियन गवर्नमेंट उठाए, इंडियन सिटीजन उठाए, तो डेफिनेटली हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा निखर के आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।